नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफ़र शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि जहाँ एक तरफ अनिका ये चाहती थी कि वो अपनी नानी माँ के रूम में यानी कविन अवंतिका के रूम में उधर राजमहल में टॉप फ्लोर पर जाए और यहाँ पर उसकी मनोकामना अब अपने आप ही पूरी हो जाती है, क्योंकि जैसे ही धनंजय पीरामल को पता चलता है कि रानी ने अनिका ने अजय रानी राजमहल के दुश्मनों को तलवारबाजी में हराया है, तो उसके बाद अब वो स्वतः ही अनिका को अब उस कमरे में लेकर चले जाते हैं। वहां जाने के बाद अब अनिका यहाँ पर इस कमरे को सब तरफ देखती है और इधर अब राजमहल में कविन अवंतिका के रूम में धनंजय पीरामल अब कहते हैं, देख लो अनिका, ये है आपकी नानी माँ का रूम। कुछ देर इस रूम में अब अपना वक्त बिताओ और हाँ, अपनी नानी माँ को समझने की कोशिश करो। तुम यही चाहती थी नानी का। अब जैसे ही धनंजय पीरामल ने ये कहा तो अनिका हैरानी से धनंजय पीरामल को ही देखने लगती है कि आखिर वो उसे ये क्या कह रहे हैं। आखिर उन्हें ये सब कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर पेरिस में नानी माँ के बारे में जानने के लिए ही आई हूँ। अनिका को इस तरह से अपनी हैरानी में देखकर अब यहाँ पर धनंजय पीरामल कहते हैं, मुझे पता है अनिका कि जब से तुम्हें पता चला है कि तुम्हारी नानी माँ कौन है, तब से ही तुम्हें उनके बारे में जानने की काफी प्रबल इच्छा हो रही थी ना। तो लो, वो इसीलिए ही मैं तुम्हें यहाँ पर इस कमरे में सब तह ले आया। इसलिए भी यहाँ पर बैठो, थोड़ा वक्त बिताओ, यहाँ पर हर चीज को देखो और उन्हें समझने की कोशिश करो। ये धनंजय पीरामल की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, क्या अब मैं इस रूम में कभी भी आ सकती हूँ पापा? हाँ। अब अनिका की ये बात सुनते ही धनंजय पीरामल कहते हैं, हाँ अनिका, तुम अब यहाँ की रानी हो और वो तुम्हारी नानी माँ भी है, इसलिए जब तुम्हारा भी इस कमरे में आने का मन करे तुम तब भी यहाँ पर आ सकती हो। लेकिन ध्यान रहे अनिका कि इस बारे में किसी और को कुछ भी पता नहीं चले। किसी को तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम यहाँ पर आती हो और आखिर इस कमरे में क्या है, इस बात का राज भी किसी को पता न चले। और ये कहते हुए ही धनंजय पीरामल अब फिर से कहते हैं, आओ अनिका, अब मैं तुम्हें उस जगह पर भी लेकर जाता हूँ जहाँ पर माँ ने अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताया था। जब आज तुम इस कमरे में आ गई हो तो वो खास जगह भी मैं तुम्हें दिखा ही देता हूँ। और ये कहते हुए ही धनंजय पीरामल अब अपने कदमों को आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। तो वहीं अनिका अब उन्हें जब आगे की तरफ जाता हुआ देखती है तो अब अनिका भी उनके पीछे पीछे ही जाने लगती है। कुछ ही देर के वॉकिंग डिस्टेंस के बाद अब धनंजय पीरामल अब वहाँ के एक कर्टेन को हटाते हैं। तो जैसे ही उन्होंने यहाँ पर कर्टेन को हटाया तो सामने एक ड्रेसिंग मिरर था। इस ड्रेसिंग मिरर को देखकर तो अनिका एक पल के लिए हैरान जरूर होती है कि ये यहाँ पर इस कर्टेन के पीछे ये ड्रेसिंग मिरर क्यों है। लेकिन अब वो यहाँ पर धनंजय पीरामल को कुछ भी नहीं कहती। वो बस अब उन पे विश्वास करती है कि आखिर वो उन्हें यहाँ से क्या दिखाना चाहते हैं। अनिका समझ गई थी कि शायद इसके उधर भी कुछ ना कुछ तो होगा, तभी यहाँ पर पर्दे के पीछे ये ड्रेसिंग मिरर है, इसलिए वो भी कुछ नहीं कहती। और इधर अब धनंजय पीरामल भी अब उस मिरर को दरवाजे की तरफ खोल देते हैं। उस मिरर को दरवाजे की तरफ खोलने के बाद अब वो अनिका से कहते हैं, अनिका देखो, संभाल कर अब अंदर आना। इधर धनंजय की ये बात सुनते ही अनिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है और वो बड़ी ही सावधानी के साथ अब उनके पीछे पीछे जाने लगती है। अनिका भी यहाँ पर काफी एक्साइटेड थी ये जानने के लिए कि आखिर उसके धनंजय पापा अब उसे कहाँ पर लेकर जा रहे हैं। पहले तो अनिका को यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता है जब वो यहाँ पर इधर अंदर आती है। इससे पहले कि अनिका यहाँ पर गिरती कि तभी अब उससे पहले ही धनंजय पीरामल कहते हैं, अनिका संभाल कर, देखो अनिका 20 स्टेप सीधा लेना है। पहले तुम सीधे के सीधे अपनी गिनती के 20 स्टेप लो और हाँ, जब 20 स्टेप पूरे हो जाए तो फिर अपना एक राइट टर्न लो।
अनिका, जो इंस्ट्रक्शन मैं तुम्हें देते जा रहा हूँ बस मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती रहो और आगे आओ। उसके कहने के बाद अब अनिका यहाँ पर 20 स्टेप लेती है। जैसे ही वो यहाँ पर सीधा 20 स्टेप लेती है तो अब धनंजय पीरामल कहते हैं, अनिका अब अपना एक राइट टर्न लो और राइट टर्न लेने के बाद अब आप अपने 30 स्टेप गिनकर सीधा आओ। इधर धनंजय की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, ठीक है पापा, और वो भी यहाँ पर अपने बाकी के 30 स्टेप भी अब काउंट करने लगती है। जैसे ही यहाँ पर स्टेप पूरा होते हैं तो अब अनिका देखती है, अनिका खुद को भी यहाँ पर एक बड़ी सी टेरेस पर पाती है और यहाँ पर आने के बाद अब अनिका इधर उधर देखने लगती है अपने चारों तरफ देखकर। जब वो यहाँ पर चारों तरफ देखती हैं तो उस टेरेस पर तो हर्ब्स, प्लांट्स और भी बहुत कुछ लगे हुए थे। उन सबको देखने के बाद अब अनिका कहती है, लगता है कि नानी माँ भी नेचर लवर थी। देखिए ना, यहाँ पर कितने कितने अच्छे पौधे हैं, हर्ब्स हैं, कितने सारे मेडिसिनल प्लांट हैं। ओह, तो मुझे अब समझ में आया कि आखिर माँ एक नेचर लवर क्यों थी। और फिर माँ के साथ साथ वही चीज़ें मुझे भी अपने ब्लड लाइन से मिली है, इसलिए मुझे भी नेचर इतनी पसंद है क्योंकि नानी माँ को ये सब पसंद था। अनिका की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, हाँ अनिका, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तुम्हारी नानी माँ को नेचर से बहुत ही ज़्यादा प्यार था और वो सब तो तुम देखकर खुद अंदाज़ा लगा ही रही हो कि ये टेरेस यहाँ पर कितनी खूबसूरत है। इसे सच में ऐसे ही मेंटेन किया गया है। लेकिन हाँ, वैसे मैं तुमसे एक बात कहना चाहूँगा, क्या तुम यहाँ पर चाय पीना पसंद करोगी? देखो यहाँ का नज़ारा कितना खूबसूरत है। अब जैसे ही धनंजय पीरामल ने अनिका को चाय के लिए ऑफर दिया तो अनिका एकदम से हैरान हो जाती है। अनिका को कुछ भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पर चाय पीना पॉसिबल कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर अनिका यहाँ पर चाय के लिए कहेगी तो फिर तो यहाँ पर शायद सभी को पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ से चाय कैसे आएगी। और अगर कोई सर्वेंट यहाँ पर चाय लेकर आएगा तो फिर भी वो भी इम्पॉसिबल है। इसलिए अपने दिमाग में पूरी चीजें सब कुछ सोचने समझने के बाद अब अनिका कहती है, ये कैसे पॉसिबल है पापा? अगर आपने यहाँ पर चाय मंगवाई तो बड़ी रानी को शक हो जाएगा ना कि ये चाय कहाँ पर जा रही है। अब ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, अरे नहीं अनिका, तुम गलत समझ रही हो। मैं यहाँ पर किसी को कहकर यहाँ पर तुम्हारे लिए या अपने लिए चाय नहीं मंगवा रहा हूँ बेटा। अरे मैं तो खुद यहाँ पर चाय मंगाऊंगा। वैसे तुम वो देख रही हो ना। और ये कहते हुए ही अब यहाँ पर धनंजय पीरामल अब अपनी उंगली की तरफ से एक साइड इशारा करने लगते हैं। धनंजय की ये बात सुनते ही अब अनिका भी अब उनकी तरफ देखने लगती है और जहाँ पर अब धनंजय ने अपनी उंगली की थी अब उसे देखकर अब अनिका कहती है, वो तो तलवार है पापा जी। अब ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, हाँ अनिका, ये किसी और की नहीं बल्कि ये मेरी माँ यानी कि तुम्हारी नानी माँ की तलवार है। तुम्हें पता है अनिका, हमारी रानी माँ हमेशा ही हमारी नानी माँ वो तलवार हर रोज चलाती थी। इसी तलवार के साथ वो अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करती थी। पता है, कहा जाता है कि किंग को अगर कोई तलवारबाजी में टक्कर दे सकता था ना तो वो बस माँ ही थी और कोई भी नहीं, क्योंकि माँ की तलवारबाजी किंग से भी कहीं अच्छी थी। माँ को तलवारबाजी में कोई भी टक्कर नहीं दे सकता था, इसलिए जब माँ यहाँ की रानी बनी थी तो यहाँ पर राजमहल के दुश्मनों ने उन्हें भी सेम चैलेंज दिया था। लेकिन तुम्हें पता है अनिका, एक वही रानी थी जिन्होंने अपने दुश्मनों को अपनी तलवार से हराया था, वो भी बिना किसी किंग की हेल्प के। और ये कहते हुए ही धनंजय पीरामल अब यहाँ पर उस तलवार की तरफ ही बढ़ जाते हैं। अब वहाँ पर उस तलवार के पास जाने के बाद अब धनंजय पीरामल अब एक तलवार को निकाल कर अनिका को दे देते हैं और एक को अपने हाथ में लेते हैं। और अब वो यहाँ पर अनिका को तलवार देते हुए चैलेंज देते हुए कहते हैं, क्या तुम मेरे साथ फाइट करोगी अनिका? जरा मैं भी तो देखूं कि आपकी कैसी फाइट है। हाँ, ये सुनते ही अब अनिका कहती है, पापा मैं यहाँ पर आपके साथ फाइट करने के लिए नहीं आई हूँ। मैं तो यहाँ पर बस अपनी नानी माँ के बारे में जानने के लिए आई हूँ। मुझे बस उनके बारे में सब कुछ जानना था। मैं आपको बिल्कुल भी फाइट में टक्कर नहीं देना चाहती। अनिका की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं,
ओ अनिका, सच में लगता है बेटा तुम मुझसे डर गई। कहीं इस बात से तो तुम नहीं डर गई ना कि कहीं कहीं मैं तुम्हें हरा ना दूं? हाँ, और इसी वजह से तुम बहाना मार रही हो ना? इधर धनंजय पीरामल की इस बात पर अब यहाँ पर अनिका कहती है, नहीं नहीं पापा, बिल्कुल भी नहीं। आप गलत समझ रहे हैं। मैं आप मुझे जो चैलेंज दे रहे हैं, मैं उस चैलेंज से नहीं डरी हूँ, बल्कि मैं आपको सच कह रही हूँ। मैं बस यहाँ पर अपनी नानी माँ के बारे में ही जानने के लिए आई हूँ। अनिका की इस बात को सुनने के बाद धनंजय पीरामल के चेहरे पर एक स्माइल थी और इधर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, तुम्हें हराने में मुझे खुशी मिलेगी अनिका, इसलिए कम ऑन और आओ, चलो एक चैलेंज मैं तुम्हें देता हूँ। चलो एक फाइट करते हैं तलवारबाजी की, इसलिए चलो अब नो मोर एक्सक्यूज, प्लीज कम ऑन। इधर यहाँ पर धनंजय पीरामल की ये बात सुनते ही अब अनिका के चेहरे पर भी समाइल आ जाती है, क्योंकि अब अनिका जान जाती है कि उसके धनंजय पापा इस तरह से अब अनिका को यहाँ से जाने तो नहीं देंगे, क्योंकि वो भी खुद अनिका के साथ एक फाइट करना चाहते थे। वो अपनी आंखों से देखना चाहते थे कि अनिका तलवारबाजी में कितनी निपुण है। इसलिए अनिका के चेहरे पर समाइल आ जाती है और अब वो कहती है, ठीक है पापा, अगर आप मेरे साथ ये फाइट करना ही चाहते हैं तो मैं मंजूर करती हूँ, लेकिन अगर मैं जीत गई तो फिर क्या करोगे? अनिका की इस बात को सुनकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, देखो अनिका, अगर तुम जीत गई, अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मुझसे ज़्यादा खुशी किसी को भी नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी जीत पर मैं सबसे ज़्यादा खुश होऊंगा कि आखिर मुझे किसी ने तो हराया। इस बात पर अब अनिका ने जो स्कार्फ यहाँ पर अभी अपने गले में पहना हुआ था, उस स्कार्फ को वो अपने गले से उतार कर उसे अब अपने बालों को बांध लेती है, क्योंकि अनिका के बाल यहाँ पर खुले थे और अब वो यहाँ पर धनंजय पीरामल के साथ ये तलवारबाजी करने के लिए रेडी होने लगती है। जैसे ही अनिका भी यहाँ पर अपने बालों को स्कार्फ से बांध लेती है तो उसके बाद अब वो यहाँ पर अपनी पसंद की एक तलवार लेती है और अब वो धनंजय से कहती है, बी रेडी पापा, लेट्स सी, देखते हैं कौन जीतता है। इधर अनिका की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल के चेहरे पर एक स्माइल आती है, क्योंकि वो यही चाहते थे और वो अब अनिका के साथ अब यहाँ पर फाइट करने लगते हैं। यहाँ पर तलवार के साथ अनिका का डिफेंस और अटैक सच में बहुत ही शानदार था। तलवार के साथ साथ अनिका जिस तरह से धनंजय पीरामल के ऊपर हमला भी कर रही थी, अटैक भी कर रही थी, और साथ के साथ जब धनंजय पीरामल अनिका के ऊपर अटैक कर रहे थे तो अनिका उससे अपने आप को अच्छी तरह से डिफेंस भी कर रही थी। ये अटैक और डिफेंस का एक इतना अच्छा कॉम्बिनेशन देखकर तो यहाँ पर खुद धनंजय पीरामल भी अनिका की इस फाइटिंग टेक्निक से काफ़ी इम्प्रेस हो गए थे। यहाँ अनिका को भी धनंजय पीरामल के साथ फाइट करके काफ़ी मज़ा आ रहा था, क्योंकि दोनों जिस तरह से तलवारबाजी कर रहे थे, इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों अपनी अपनी कला में पूरी तरह से निपुण हैं। ये दोनों कोई फाइट नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनके लिए तो ये एक गेम है जिसमें दोनों ही अपने गेम का भरपूर मजा ले रहे हैं। दोनों सच में एक लेवल पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। अब दोनों अब एक दूसरे को यहाँ पर टफ फाइट दे रहे थे कि तभी अब अनिका ने यहाँ पर अपना एक जोर का वार चला, जिसकी वजह से अनिका के इस एक वार से धनंजय पीरामल अब अचानक ही अपना बैलेंस खो देते हैं और वो यहाँ पर नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। धनंजय पीरामल जैसे ही यहाँ पर जमीन पर गिरते हैं तो वो गिरते ही कहते हैं, मैं अपनी हार मानता हूँ अनिका, मैं हार गया। अब यहाँ पर धनंजय पीरामल की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, ठीक है पापा जी, आई नो आप मेरे कोई दुश्मन नहीं है, इसलिए आपको ये कहने की जरूरत नहीं है। अगर आप गिर गए हैं तो मैं आपके ऊपर अब और प्रहार नहीं करने वाली हूँ। एनीवे, उठ जाइए पापा, और हाँ, मुझे बाकी की जगह घुमाइए। देखिए, आप मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं, तो अगर यहाँ से अलग भी कुछ और चीजें हैं तो प्लीज आप मुझे वो सब भी दिखाइए, मैं वो सब कुछ देखना चाहती हूँ। इधर अनिका की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल अब अपने हाथों को झाड़ते हुए अब अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं और वो भी यहाँ पर खड़े होकर कहते हैं, सच में अनिका, तुम सच में रानी बनने के काबिल हो। जैसे मेरी रानी माँ फाइट करती थी ना, सच में आज तुम्हारे साथ फाइट करके मुझे बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे मैं कभी उनकी फाइट प्रैक्टिस को देखता था। सच में तुम्हारे अंदर हर एक वो गुण हैं जो कभी मेरी रानी माँ में होते थे। वेल डन बेटा, सच में मैं बता नहीं सकता मुझे तुम्हारे ऊपर कितना प्राउड फील हो रहा है।
धनंजय पीरामल के मुंह से इस तरह से ये सारी बातें सुनने के बाद अब अनिका कहती है, थैंक यू पापा, एनीवे चलो चलो अब मुझे बाकी की जगह दिखाओ। अनिका की ये बात सुनते ही अनिका को इतना डाउन टू अर्थ देखकर अब धनंजय पीरामल को अंदर ही अंदर सच में अनिका के ऊपर काफी प्राउड हो रहा था कि हर चीज में इतना निपुण होने के बाद भी अनिका की सादगी के साथ सबसे बात करती थी। इसलिए वो यहाँ पर अब कहते हैं, ठीक है अनिका, चलो आओ मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें और भी कुछ दिखाता हूँ। ये कहते हुए धनंजय पीरामल फिर से आगे आगे जाने लगते हैं और अब उनके पीछे अनिका जाने लगती है। अब वो कहते हैं, अब हम उस रूम में चलेंगे अनिका। वैसे मैं तुम्हें पहले से ही बता दूं, यहाँ पर माँ के अलावा और कोई भी नहीं आता था। यहाँ ये माँ का एक पर्सनल स्पेस रहा है हमेशा से ही। ये कहते हुए ही धनंजय पीरामल अब यहाँ पर फिर से एक और रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ जाते हैं और अब यहाँ पर उस दरवाजे के पास जाकर अब वो उस दरवाजे को भी खोल देते हैं। जैसे ही वो इस दरवाजे को खोलते हैं तो अब अनिका से कहते हैं, अनिका ये सब कुछ तो मेरी समझ से बाहर है। देखो मुझे ये कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि इन सब चीज़ों को तो माँ ही समझ सकती थी। वैसे ये रूम तुम्हारे इंटरेस्ट का है, क्योंकि जिस तरह से माँ को ये सब चीज़ें पसंद थी उस तरह से ये तुम्हारे इंटरेस्ट के लायक ही है। लेकिन मैं तो इसे आज तक नहीं समझ पाया। इधर धनंजय की ये बात सुनते ही अब अनिका भी एक बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ अब उस रूम में आ जाती है, क्योंकि जैसे ही धनंजय ने ये कहा कि ये तुम्हारे इंटरेस्ट का रूम है तो अब अनिका और भी इंटरेस्टेड हो जाती इसे देखने के लिए। जैसे ही अब अनिका यहाँ पर इस रूम में आती है तो सच में यहाँ पर उसे धनंजय की पीरामल की बात बिल्कुल सही लगती है, क्योंकि ये रूम कोई ऐसा वैसा रूम नहीं था, बल्कि ये एक बहुत बड़ा लैब था और अनिका को लैब में काम करना बहुत ही पसंद था। इसलिए अब वो यहाँ पर जब इस लैब के अंदर आती है तो वहाँ पर कुछ हब्स को अब वो अच्छी तरह से प्रिजर्व करके यहाँ पर पहले से ही काफी लंबे समय से रखा गया था। अब उन सारे के सारे हब्स को देखकर अब अनिका समझ जाती है कि उसकी नानी माँ शायद अपने आखिरी स्टेज में कोई एक्सपेरिमेंट कर रही थी जो अभी तक अधूरा था। उस एक्सपेरिमेंट को देखकर अब यहाँ पर अनिका सच में उसे जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये सब क्या था, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ हब्स थे उनमें से कुछ को तो अनिका जानती थी। और अब यहाँ पर अनिका को इस तरह से देखकर अब अनिका ये सब देखकर अब धनंजय पीरामल से कहती है, क्या नानी माँ कोई एक्सपेरिमेंट कर रही थी? क्या उनका कोई एक्सपेरिमेंट अधूरा रह गया था क्या? ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, अनिका मुझे इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं है बेटा, क्योंकि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। उस समय मैं बहुत ही छोटा था, इसलिए मुझे इसके बारे में नहीं पता है और ना ही उन्होंने कभी बताया था। लेकिन तुम चाहो तो कुछ वक्त यहाँ पर बिता सकती हो और जानने की कोशिश कर सकती हो कि ये एक्सपेरिमेंट अधूरा है या कैसा है। मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। अब धनंजय की इस बात पर अब अनिका कहती है, नहीं पापा, सब ठीक है। वैसे अच्छा लगा ये सब कुछ देखकर। वैसे भी आपने अभी कहा ना, मैं जब चाहूँ तो मैं यहाँ पर आ सकती हूँ, तो अभी आज के लिए तो मुझे यहाँ पर ये सब कुछ देखना है। मैं फिर कभी फुर्सत से आकर अब यहाँ पर अच्छे से इन चीज़ों को देखूंगी। इधर अनिका ने ये कहा ही था कि तभी वहाँ पर अब वहाँ पर कुछ फाइल रखी हुई थी और वहाँ पर उन रखी फाइल अब यहाँ पर अनिका के हाथ से एक फाइल वहाँ पर नीचे गिर जाती है। जैसे ही अनिका के हाथ से वो फाइल नीचे गिरती है तो अनिका का ध्यान अब उस फाइल की तरफ जाता है और जैसे ये फाइल अभी नीचे गिरी थी तो उसके कुछ पन्ने वहां पर गिरते टाइम ही नीचे ही खुल जाते हैं और वो बिखर जाते हैं। ये सब देखकर अब अनिका उस फाइल को उठाकर रखने ही वाली थी कि तभी उसकी आंखों के सामने अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आ जाता है और वो जैसे ही अब अनिका ने इस फॉर्मूले को देखा, अनिका की उस पर नजर पड़ी तो अनिका अब बड़े ही ध्यान से उसे पढ़ने लगती है कि आखिर ये किस चीज का फॉर्मूला है। अनिका जब इस फॉर्मूले को पढ़ने लगती है तो उसे यहाँ पर कुछ अजीब लगता है और वो अब यहाँ पर धनंजय पीरामल से कहती है, पापा क्या मैं ये फाइल जो अभी मेरे हाथ से गिरी है क्या मैं इन्हें अपने पास रख लूं? वो क्या है ना कि अभी मैं यहाँ पर सब कुछ देखना चाहती हूँ, लेकिन मैं इसे फुर्सत से पढ़ना चाहती हूँ। अनिका की इस रिक्वेस्ट को देखकर इस बात को सुनकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, हाँ बेटा,
आप इसे रख सकती हो, वैसे मेरा तो इन सब चीज़ों का कोई काम ही नहीं है। और ये सुनते ही अब अनिका भी उस फाइल को अब अपने हाथ में ले लेती है और अब वो धनंजय पीरामल के साथ उस फाइल को लेकर उस लैब से बाहर आ जाती है। जैसे ही अनिका भी यहाँ पर इस लैब से बाहर आती है तभी उसे किंग की ये बात याद आती है कि राजमहल से 500 मीटर की दूरी पर रानी अवंतिका की एक क्लोज सिक्योरिटी गार्ड का घर है। जैसे ही अनिका को ये बात याद आती है तो वो अचानक से वहीं पर रुकती है और कहती है, 1 मिनट पापा। अब जैसे ही अनिका की इस बात को सुनकर धनंजय पीरामल भी वहीं रुकते हैं तो अब अनिका धनंजय पीरामल से कहती है, पापा मुझे आपसे कुछ पूछना था। अब यहाँ पर उसकी ये बात सुनकर अब धनंजय कहते हैं, हाँ हाँ बेटा पूछो ना। तो अब अनिका कहती है, पापा यहाँ पर राजमहल के स्टाफ का घर कहाँ पर है? क्योंकि देखो जब जब मेरी नानी माँ यहाँ पर हुआ करती थी तो उनका तब भी तो कोई स्टाफ होगा ना, उनका घर कहाँ पर है, क्या आप ये जानते हैं? अनिका की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि राजमहल से निकलने के बाद अनिका मेन इंट्रेंस गेट से लेफ्ट साइड अगर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको स्टाफ क्वार्टर मिल जाएगा। वैसे अच्छी बात है कि तुम्हें भी राजमहल के स्टाफ से मिलना है। वैसे नेक्स्ट वीक तो सारे के सारे स्टाफ चेंज हो जाएंगे, क्योंकि अनिका ने यहाँ पर पुराने स्टाफ के बारे में पूछा था, लेकिन उन्होंने सोचा कि वो अभी भी यहाँ पर जो स्टाफ काम कर रहे हैं तो वो उन्हीं के बारे में बात कर रही है। और ये जानकर धनंजय पीरामल को अच्छा लगता है और वो कहते हैं, हमेशा के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर हर हफ्ते स्टाफ चेंज होता है, तो मेरे ख्याल से तुम्हें नेक्स्ट वीक वहाँ पर जाना चाहिए। धनंजय पीरामल की ये बात सुनते ही अब यहाँ पर अनिका भी कहती है, ठीक है पापा, मैं उस क्वार्टर में जाना चाहती हूँ जहाँ पर नानी माँ की क्लोज सिक्योरिटी गार्ड रहती थी। क्योंकि अनिका समझ जाती है कि उसके पापा यहाँ पर उन्हें अभी के स्टाफ के बारे में कह रहे हैं, जबकि अनिका ने उनसे पुराने स्टाफ के बारे में पूछा था। अब यहाँ पर जैसे ही अनिका उसे ये बात कहती है तो धनंजय पीरामल काफी हैरान होते हैं। उन्हें एकदम से यकीन ही नहीं होता कि आखिर अनिका को महारानी यानी कि कवि अवंतिका की क्लोज सिक्योरिटी गार्ड के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि अनिका ने सीधे सीधे ही अपने शब्दों में उसका जिक्र कर दिया था। ये सुनते ही धनंजय पीरामल अब उन्हें कहते हैं, तुम्हें उसके बारे में किसने बताया है अनिका? देखो मुझे सच सच बताओ, तुम उस क्लोज सिक्योरिटी गार्ड के बारे में कैसे जानती हो? धनंजय की इस बात पर अब अनिका कहती है, क्यों पापा, क्या हुआ है? क्या आप मुझे नहीं बताएंगे? इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, नहीं, वो उनके बारे में तो रेवती भी कुछ भी नहीं जानती है ना, और ना ही मैंने किसी को उसके बारे में कुछ भी बताया है। मैं बस इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको उसके बारे में कैसे पता। अगर तुम जानना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, जाओ क्वार्टर नंबर वो 215 है उनका। क्योंकि धनंजय पीरामल ने अब यहाँ पर अनिका को उस क्लोज सिक्योरिटी गार्ड के क्वार्टर का नंबर दे दिया था। इधर धनंजय की ये बात सुनते ही अब अनिका धनंजय पीरामल को थैंक यू बोलती है और अब अनिका वहां से जाने लगती है। अनिका जब वहां से जाती है तो वो भी यही सोचती है कि एक काम करती हूँ, इस टेरेस से ही देख लेती हूँ कि क्या मैं वहां से नीचे जंप कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ से जंप कर पाई तो मेरे लिए और भी जल्दी हो जाएगा वहां पर पहुंचना। या फिर नहीं, वो ये सोच ही रही थी कि उसे जंप करना चाहिए या नहीं कि तभी अचानक से उसे याद आता है कि वो तो यहाँ पर सबसे टॉप फ्लोर पर है। इसलिए अब अनिका एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाती है। वो अब सोच ही रही थी कि तभी उसके कानों में अब आवाज आती है, लैब के अंदर एक दरवाजा है अनिका, जैसे ही तुम उस दरवाजे को खोलोगी ना तो वहां से स्टेयरकेस सीधे ही ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच जाएगी। इसलिए तुम्हें इतनी मेहनत करने की कोई भी जरूरत नहीं है और वहां से तुम्हें एक और दरवाजा मिलेगा जो कि तुम्हें सीधा ही स्टाफ क्वार्टर की तरफ लेकर जाएगा। देखो अनिका, तुम्हें बाहर से जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मेरी रानी माँ ने सारे इंतजाम पहले से ही किए हुए थे। इस बात पर अब अनिका कहती है, क्या सच में पापा, मैं यहाँ से लैब के अंदर से ही वहां तक पहुंच सकती हूँ? अनिका की इस बात को सुनकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, जिस तरह से अनिका आपको वहां पर जाने की बेचैनी लगी हुई है उससे मैं ये अंदाजा तो जरूर लगा सकता हूँ कि जरूर तुम्हारे दिमाग में कुछ तो चल रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अगर यहाँ से जाओ तो वो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा।
अब अनिका कहती है थैंक यू पापा। और उसके बाद अब वो यहाँ पर जिस तरह से धनंजय पीरामल ने उन्हें इंस्ट्रक्ट किया था, अब उनके इंस्ट्रक्शन को ही फॉलो करते हुए अब वो फिर से उस लैब की तरफ जाने लगती है। अनिका अब यहाँ पर जल्द से जल्द बस वहाँ पर कविना अवंतिका की उस क्लोज सिक्योरिटी गार्ड से मिलना चाहती थी। तो वहीं दूसरी तरफ एक लोकेशन पर यहाँ पर नताशा की कार आकर रुक जाती है, क्योंकि नताशा यहाँ पर अक्षय वर्मा से मिलने के लिए आई थी और उसे वो यहाँ से अपने साथ लेकर स्वाति के महल में रहने वाली थी। और वो यहाँ पर जैसे ही अब उसकी गाड़ी रुकती है तो नताशा अब अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर जल्दी से आती है। जैसे ही नताशा यहाँ पर अपनी गाड़ी से बाहर निकलती है तो गाड़ी से बाहर निकलने के बाद पहले वो चारों तरफ देख रही है कि कहीं यहाँ पर कोई उसका पीछा करते करते तो नहीं आ गया। जब नताशा देखती है कि उसके आसपास कोई भी नहीं है तो वो जल्दी से दरवाजे को वहाँ पर नॉक करने लगती है, जिस घर में यहाँ पर अक्षय वर्मा रहता था। कुछ देर के बाद जैसे ही सामने से दरवाजा खुला तो नताशा के सामने भी यहाँ पर अक्षय वर्मा खड़ा था, इसलिए नताशा जल्दी से अक्षय वर्मा को एक जोर का हक कर लेती है और अब हक करते हुए ही कहती है सॉरी अक्षय, मुझे आने में देर हो गई। आई नो तुमने मेरा बहुत इंतजार किया। इस बात पर अब अक्षय वर्मा कहता है तुम सॉरी क्यों बोल रही हो आयशा, तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा होगा ना मेरे बिना। हाँ, क्योंकि देखो तुम्हें कितना वक्त हो गया है और तुम आ जा रही हो, जिसे देखकर तो मैं भी यही अंदाजा लगा सकता हूँ कि तुमने कितना एंजॉय किया होगा मेरे बिना। और वैसे भी मुझे पता चल गया है कि तुम मुझसे ज्यादा अपने उस बेटे से प्यार करती हो, इसीलिए अपने उस बेटे के साथ ही इतना वक्त बिता कर आई हो ना आयशा। देखो मुझे सच बताना। अक्षय वर्मा जिस तरह से यहाँ पर बातें कर रहा था ऐसा लग रहा था जैसे अक्षय वर्मा को आयशा को अपने बेटे के साथ रहने पे उस पे भी दिक्कत हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जैसे उसके बेटे में और उसके बीच में कोई कंपटीशन हो प्यार का, कि नताशा यानी कि आयशा अक्षय से ज्यादा प्यार करे। इधर ये सुनते ही अब नताशा कहती है देखो अक्षय, इससे पहले कि तुम अपना ये मेलोड्रामा और बढ़ाओ, मैं तुम्हें पहले ही कह देती हूँ कि हमें अभी यहाँ से चलना चाहिए। अभी हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है और ना ही हम यहाँ पर शेफ हैं, इसलिए जल्द से जल्द यहाँ से अपना सामान समेट और निकलो, इससे पहले कि कोई फिर से यहाँ पर आ जाए और फिर से हमें फाइट के लिए तैयार होना पड़े। क्योंकि ये जरूरी नहीं है अक्षय कि हम हर बार सर जी के आदमियों को हरा पाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट अक्षय? अभी ये सब करने का मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। नताशा की ये बात सुनते ही अक्षय वर्मा कहता है तुम्हें ये मेरा मेलोड्रामा लगता है आयशा? हाँ, सच में क्या तुम ऐसा सोच रही हो? अरे तुम्हें पता भी है कि मैंने तुम्हारे बिना यहाँ पर इतने दिन में कैसे रहा, और मेरी बात सुनने की बजाय तुम मेरी बातों को मेलोड्रामा कह रही हो। इधर अक्षय वर्मा की इस बात को सुनकर अब नताशा को यहाँ पर गुस्सा आने लगता है, क्योंकि नताशा एक शॉर्ट टेम्पर्ड थी, उसे जल्द ही गुस्सा आ जाता था, इसलिए वो यहाँ पर उसकी बातों को सुनकर अब नताशा कहती है देखो अक्षय, मैं 20 तक काउंट करूंगी, अपने सारे इंपॉर्टेंट स्टफ जल्द से जल्द पैक करो। मैंने बोला ना मेरे पास टाइम नहीं है, हमें अभी के अभी यहाँ से चलना है। अगर आपको मेरे साथ नहीं चलना तो वो बात अलग है। और ये कहते हुए ही नताशा भी यहाँ पर अपनी काउंटिंग शुरू कर देती है। इधर नताशा को इस तरह से काउंटिंग करता हुआ देखकर अब अक्षय वर्मा कहता है क्या हो यार तुम? हाँ, एक तो आई हो अच्छे से बात नहीं की है, मेरी बातें नहीं सुनी है, मैं नाराज हूँ, तुम्हें उस चीज से भी फर्क नहीं पड़ रहा, और ऊपर से तुम हो के मुझे ही वार्निंग दे रही हो। हाँ, क्या हो जाता है तुम्हें कभी कभी? और ये कहते हुए ही अब क्योंकि अक्षय वर्मा देखता है कि नताशा उसकी बातें नहीं सुन रही थी, वो अपनी काउंटिंग कंटिन्यू कर देती है, तो वो यहाँ पर ये कहते हुए अपने पैरों को पटकते हुए अब वो वहाँ से भागते हुए ही अब सारे के सारे स्टफ को जल्दी से पैक करने लगता है। क्योंकि अक्षय जानता था कि अगर उसने विद इन 20 मिनट्स अगर उसने अपना स्टफ पैक नहीं किया तो नताशा उसे फिर से छोड़कर चली जाएगी और फिर पता नहीं वो दोबारा उसके पास आएगी या नहीं। और अक्षय नहीं चाहता था कि नताशा यानी कि आयशा उससे कभी भी दूर हो, इसलिए वो जल्दी से अपने सामान को पैक करने लगता है और कहता है हो गया आयशा, हो गया, अब यहीं पर ही अपनी काउंटिंग को स्टॉप करो, अब चलें, देखो मैंने अपना सारा का सारा स्टफ पैक कर लिया है।
अब तुम अपनी काउंटिंग को रोक सकती हो। जैसे ही नताशा ने अक्षय वर्मा की ये बात सुनी तो अब उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो अब कहती है, वेल डन, अच्छा हुआ कि तुमने ये सब टाइम पर कर लिया। अब यहाँ पर अक्षय कहता है, ठीक है चलो फिर। और ये सुनते ही नताशा भी यहाँ में अपना सिर हिला देती हैं और वो दोनों अब यहाँ पर बिना समय गवाए वहाँ से जल्दी से यहाँ पर उस घर से बाहर निकलते हैं और जल्दी से चारों साइड देखने के बाद अब वो यहाँ पर उस गाड़ी में बैठ जाते हैं। जैसे ही दोनों गाड़ी में बैठते हैं तो नताशा उस गाड़ी को बहुत ही तेज स्पीड के साथ स्वाति मल्होत्रा के पैलेस के लिए यहाँ पर सड़कों पर दौड़ाने लगती है। नताशा यहाँ पर इस गाड़ी को बहुत ही ज्यादा स्पीड में दौड़ा रही थी। अब ये सब देखकर तो अक्षय वर्मा को बहुत ही अजीब लगता है कि आखिर नताशा इस तरह से बिहेव क्यों कर रही है, क्या कुछ हुआ है क्या जो नताशा इस तरह से बिना समय गवाए वहां से आ गई और वो गाड़ी को भी यहाँ पर कितनी स्पीड में दौड़ा रही है। ये देखकर अब अक्षय वर्मा से रुका नहीं जाता और वो अब नताशा यानी कि आयशा से कहता है, आयशा क्या तुम मुझे बताओगी कि अब हम कहाँ जा रहे हैं और इतनी स्पीड से कहाँ जा रही हो। अक्षय वर्मा की ये बात सुनते ही अब यहाँ पर नताशा अक्षय वर्मा को एक तेज का लुक देती है और वो अब यहाँ पर अब अपनी आंखों से ही उसे अब खामोश रहने के लिए कह रही थी। उसकी आंखों को देखकर अब अक्षय वर्मा भी समझ जाता है कि अभी उसे बिल्कुल चुप रहना होगा, क्योंकि नताशा घूर घूर कर उसे देखने लगी थी। नताशा की आंखों को पढ़ते हुए अक्षय वर्मा बिल्कुल ही खामोश हो जाता है और वो बिल्कुल जैसे एक छोटा बच्चा डर के मारे बैठ जाता है, वो बिल्कुल ऐसे ही चुपचाप बैठ जाता है। तो वही नताशा अब यहाँ पर अपनी ड्राइविंग पर फोकस कर रही थी, क्योंकि नताशा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उनके दुश्मनों की नज़र उन पर वहां पर उस पैलेस में पहुंचने से पहले ही पड़े। इसलिए उसे बस यहाँ पर अपने ध्यान को चारों तरफ लगाकर जल्द से जल्द उसे रोहित के बताए हुए यहाँ पर स्वाति के पैलेस तक पहुंचना था।